हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज फिर हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कल कि कल मैंने जो है उसकी वीडियोज़ बनाई थी डार्विन के अवतरण सिद्धांत की। आज मैंने कोशिश की है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। यहाँ से बस दो या तीन सवाल ही बन पाते हैं। पूछा जा सकता है कि इसकी जो गहराई है डेली ने प्रवाल भित्ति के जीवित रहने के लिए कितनी रखी। प्रवाल भित्ति का जो डेली हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है किसने दिया? डेली ने। ये डेली का जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत कब आया था और किस कल्प में या किस काल में आया था, किस इरा में आया था। बस यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस ही बन पाते हैं और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। चलिए एक करके जानते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं इस वीडियोज़ को, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कल भी काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो गई थी। सबसे पहले देखेंगे डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। पहला क्वेश्चन, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया? तो डेली ने दिया। कब दिया गया था? दूसरा क्वेश्चन 1915 में। ये दूसरा क्वेश्चन से पूछा जाएगा कब दिया गया था, तो 1915 में। इनके समय में क्या हुआ था? इन्होंने जो है प्लेस्टोसीन युग के पहले की बात की। यानी कहने का मतलब है प्लेस्टोसीन काल की ही इन्होंने बात की। पहले प्लेस्टोसीन युग के पहले की बात की और प्लेस्टोसीन युग के समय की बात की, यानी जिस समय चल रहा था, और प्लेस्टोसीन युग के बाद में क्या हुआ उसकी बात की थी। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेस्टोसीन युग के पहले क्या हुआ था। जो ये महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, ये जल में मग्न था। उसके बाद क्या हुआ था? प्लेस्टोसीन युग के समय क्या हुआ था? ये जो कॉन्टिनेंट है ऊपर उठ गया और जल स्तर नीचे हो गया। उसके बाद जब जल स्तर नीचे हो गया और जब ये ऊपर निकल के आ गया तो इसका इरोजन हुआ, यानी कि अपरदन हुआ। क्योंकि ऐसा कोई भी और महाद्वीप है, कुछ भी है, कोई स्थलखंड है, जब वो बाहर निकले होते हैं तो उनका इरोजन अपरदन जरूर होता है। तो ये जल स्तर नीचे हो गया फ्रेंड्स। और जो ये महाद्वीप था इसका क्या होने लगा? अपरदन होने लगा, यानी कि इरोजन होने लगा। इरोजन होने के बाद उसी समय ये समुद्र में इतना डूब गया। और इन्होंने जो गहराई मानी थी 33 से 38 फैदम की मानी थी। पूछा जाएगा डेली ने प्रवाल भित्ति को जीवित रहने के लिए कितने फैदम की गहराई को माना था? तो 33 से 38 फैदम की गहराई को डेली ने माना था अपने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत में, जो कि 1915 में आया था। फिर इन्होंने प्लेस्टोसीन युग के बाद बताया कि 33 से 38 फैदम से ज़्यादा गहराई पर क्या होगा? प्रवाल नहीं बनेंगे और ये काफ़ी अंदर डूब जाएगा। और प्रवाल भित्ति जो है इसके सबसे ऊपरी भाग पर क्या होगी? बनने लगेंगी। जिस तरह से मैंने लाल से बनाया है इस तरह से ये बन जाएंगी। इसकी थ्योरी देख लेते हैं फ्रेंड्स, थ्योरी से सिंपल समझ में आ जाएगा। इन्होंने बताया था कि डेली ने, एक मिनट फ्रेंड्स, डेली ने अपने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में उस समय किया जब इनका पूर्णतः विश्वास हो गया कि प्रवाल कीटों का विकास प्लेस्टोसीन हिमयुग के बाद ही हुआ है। पूछा जाएगा प्लेस्टोसीन मतलब जो प्रवाल भित्ति हैं इनका विकास किस युग में हुआ था? तो प्लेस्टोसीन हिमयुग के बाद ही हुआ था या प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे पूछा जाएगा प्लेस्टोसीन हिमयुग के पहले यदि कोई द्वीप जल में मग्न या डूबा रहा होगा तब वहाँ 30 फैदम की अनुकूल गहराई पर प्रवाल द्वीपों का विकास होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यानी इनका कहने का मतलब है अगर प्लेस्टोसीन हिमयुग के पहले यदि कोई द्वीप जल में अगर मग्न होगा, मग्न का मतलब डूबा हुआ होगा, तब वहाँ 30 फैदम की अनुकूल गहराई पर प्रवाल द्वीपों का विकास होगा, जैसे कि कल अवतरण सिद्धांत में बताया गया था। एक मिनट और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे कुछ थोड़ा सा और है। एक मिनट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सिंपल 2-3 बातें पूछेगा जो मैंने बताने की कोशिश की है। एक मिनट, यानी कि विकास होगा, किंतु प्लेस्टोसीन युग के समय तापमान में कमी के कारण प्रवाल कीट मर गए होंगे। यानी कि प्लेस्टोसीन में आपको पता है बहुत सारे आइस एज आए थे, तो उसके कारण क्या हुआ? तापमान में कमी आई होगी। और तापमान में कमी आने के कारण क्या हुआ? जो कीट थे यानी जो प्रवाल थे वो क्या हुआ हो गए?
मर गए होंगे। तो इन्होंने बताने का प्रयास किया। प्लेस्टोसीन हिम युग के समय जल का रूपांतरण हिम में होने पर महासागरीय जल स्तर में 33 से 38 फैथम की कमी आई। यानी कि जो प्लेस्टोसीन हिमयुग के समय जल का रूपांतरण किस में हो गया, हिम में। क्योंकि फ्रेंड्स जब जल का रूपांतरण अगर हिम में होगा तो जो महासागरीय जल का स्तर है उसमें क्या होगा, 38 से 38 फैथम की कमी आएगी। क्योंकि जब जल जो है बर्फ़ बन जाएगा तो महासागर का जल स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर जल पिघल जाएगा तो जो महासागर का जो जल स्तर है बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हर वर्ष जो है जल स्तर बढ़ने पे लगा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं काफ़ी मेल्ट हो रहे हैं, यानी पिघल रहे हैं। तो यहाँ से ये भी समझ सकते हो, जिसे जलमग्न स्थलखंड सतह पर प्रकट हो गए। यानी जो जलमग्न थे, जो जल में मगन का मतलब है जल में डूबे हुए स्थलखंड थे, वो क्या हुए, एकदम से सतह पर प्रकट हो गए। यही अगर जल अगर पिघल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रकट की जगह डूब जाएंगे। ये बताने का प्रयास किया। आगे देख लेते हैं। इनके फलस्वरूप इनका अपरदन प्रारंभ में हुआ, जिससे स्थलखंड की ऊंचाई में कमी आई। यानी कि इनका अपरदन जो है प्रारंभ में यानी शुरुआत में हुआ, जिससे स्थलखंड की ऊंचाई में कमी आई। क्योंकि जब ये कोई खंड है और जब इसका ये कट जाएगा तो ये क्या होगा, स्थलखंड में क्या होगी, कमी आ जाएगी इरोजन के कारण। फिर बताया इन्होंने प्लेस्टोसीन हिमयुग के बाद पुनः हिम का रूपांतरण जल में हुआ। यानी फिर से क्या हुआ, जो हिम का रूपांतरण था क्या हुआ, जल में हुआ एवं तापमान में वृद्धि हुई, जिससे जीवों के विकास के लिए अनुकूल दशा उत्पन्न हुई। ये इन्होंने फिर दोबारा बताया। फिर बताया कि उत्पन्न हुई, साथ ही हिम के पिघलने से महासागरीय जल में 33 से 38 फैथम की वृद्धि हो गई। बस इन्होंने यही बात बताने की कोशिश की कि जो वृद्धि हुई थी वो 33 से 38 फैथम की हुई थी, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट इनका रहा है ये। आगे देख लेते हैं। इन्होंने बताया जिससे अपरदन के बाद बचा हुआ स्थलखंड, यानी जैसा मैंने ऊपर बताया था अभी, जो अपरदन के बाद जो बचा हुआ स्थलखंड था प्रवाल के लिए विकास के लिए अनुकूल गहराई पर स्थापित हुआ, जिसके चारों ओर प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ का क्या हुआ, विकास हुआ। क्योंकि जो प्रवाल जो बनते हैं, कोरल रीफ जो बनते हैं, वो तटों पर, कोस्ट पर ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूटेबल टेम्परेचर भी होता है और एक तट होते हैं जो कि उस पर विकसित होते हैं। फिर इनकी आलोचना हुई। आलोचना तो प्रत्येक राइटर की हुई थी, जिसमें हम देखेंगे। इनकी आलोचना में इन्होंने प्लेस्टोसीन हिम युग के समय जल का रूपांतरण हिम में होने पर महासागरीय आयतन को कम करके बताया है, जबकि वास्तव में आधुनिक वैज्ञानिक मत के अनुसार बर्फ़ का हिम का आयतन जल से अधिक होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, जब मान लीजिए हम अगर एक गिलास है, कोई वाटर गिलास है, अगर इसमें गिलास में हम अगर पानी भर देंगे तो क्या होगा, बर्फ़ बन करके इतना बाहर की ओर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हिम का आयतन है यानी वॉल्यूम है क्या होगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए इनका जो ये सिद्धांत था इसमें आलोचना की गई। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए, जल को अगर हम गिलास में भरें और इसको बाद में अगर फ्रीज में रखने के बाद देखें तो बर्फ़ जो गिलास से बाहर की ओर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, पानी का आयतन यानी हिम का आयतन क्या है, जल से अधिक हो जाता है। तो सबसे पहली आलोचना ये रही इनकी, पूछा जा सकता है आलोचना में। फिर पूछा जाएगा स्थलखंड की ऊंचाई को कम करने के लिए अपरदन के कारक हिमयुग प्लेस्टोसीन युग का इंतजार क्यों करेंगे। सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि जरूर थोड़ी है प्लेस्टोसीन युग में ही अपरदन हो, वो तो किसी भी समय होता है। क्योंकि विंड तो हमेशा चलती है, विंड भी हमेशा चलती है, टेम्परेचर हमेशा होता है, वर्षा भी हमेशा होती है, पवन हमेशा चलती है। तो वो प्लेस्टोसीन युग का ही इंतजार क्यों करेंगे अपरदन होने के लिए। ये आलोचना बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने की कि अगर स्थलखंड की ऊंचाई को कम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने ही कह सकते हैं उद्देश्य के लिए उसको ऊंचाई को कम किया और ज़्यादा किया। तो बताया गया लेखकों के द्वारा कि स्थलखंड की ऊंचाई को कम करने के लिए अपरदन के कारक हिमयुग यानी प्लेस्टोसीन युग का इंतजार क्यों करेंगे। सही बात है फ्रेंड्स। साथ ही 33 से 38 फैथम की गहराई में ही क्यों अपरदन करेंगे। ये इनकी कुछ आलोचना रही थी कि इससे नीचे या इससे ऊपर क्यों नहीं होगा, केवल 33 से 38 फैथम की गहराई में ही अपरदन क्यों होगा, ये इनकी आलोचना रही थी। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेली के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत में डेली ने कितने फैथम की गहराई को रखा था। तो 33 से 38 फैथम की गहराई को रखा था। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियोज़ रही है।
अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जो डेली में एक वीडियोज़ बना रहा हूँ ऐसे ही मॉडल्स पर कल कोशिश करेंगे कि मर्रे का जो स्थिर स्थल सिद्धांत है उसके बारे में एक टॉपिक मतलब एक एक वीडियो डेली बनाई जाए, जिससे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्प मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।